पिछले अध्याय में हमने देखा एक लंबा संघर्ष, मध्य एशिया से उठी तूफानी आंधी जिसे इतिहास ने हुन कहा, कैसे वो भारत की सीमाओं से टकराई। किदाराइट, अलखन, नेजक, इन बर्बर कबीलों ने भारतीय धरती पर खून और बारूद की लकीरें खींची। और फिर आया एक क्रूर नाम, मेहरकुल। शिवभक्त होते हुए भी वो बना बौद्ध विहारों का विध्वंसक। लेकिन भारत की आत्मा झुकी नहीं। यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त के नेतृत्व में उसे धूल चटा दी गई। 6 सदियों तक चला संघर्ष और अंत में हुन भारत की मिट्टी में ही घुल गए। लेकिन वो तो थी एक समग्र तस्वीर, एक ऊपरी झलक। अब वक्त है उस गाथा के असली युद्ध भूमि संस्करण का, जहां गूंजते थे रणभेरी के स्वर, जहां राजाओं ने तलवारें नहीं, इतिहास रचा। इस अध्याय में हम उतरेंगे जमीन पर, जहां स्कंदगुप्त ने पहली बार हुनों को रोका, जहां तोरमान ने भारत को रौंदा, जहां मेहरकुल ने पाटलिपुत्र को जलाया और जहां यशोधर्मन और मौखरी शासकों ने उस बर्बरता का अंत किया। हम देखेंगे युद्ध की असल रणनीतियां, भारत की टूटती सीमाएं और फिर उसका एकजुट प्रतिकार। यह है इतिहास की असली पटकथा, सौंदी, एरण, कन्नौज से लेकर गंगा घाटी तक की। भारतवर्ष की धरती हुनों को जानती थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उनका जिक्र आता है, एक ऐसी जाति जो आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर रहती थी, क्रूर, बर्बर और युद्ध में निपुण। पर ये कोई अचानक आए दुश्मन नहीं थे। समुद्रगुप्त के काल से ही उनका भारतीय सम्राटों से संपर्क था। वो झुके थे सम्राट के चरणों में और स्वीकारा था उन्हें अपना अधिपति। लेकिन समय बदला और 4वीं शताब्दी के मध्य में सासानी ईरान की शक्ति घट रही थी और उसी में हुनों के किदाराइट कबीले ने अपनी ताकत बढ़ा ली। जैसे ही 5वीं सदी ने दस्तक दी, भारत के उत्तर पश्चिम में तूफान उठने लगा। इस समय भारत के सिंहासन पर विराजमान थे सम्राट कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, एक ऐसा सम्राट जिसका साम्राज्य गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला था और चारों समुद्रों को छूता था। गुरुध्वज गर्व से लहरा रहा था जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर अपनी सार्वभौम सत्ता का ऐलान किया। लेकिन हर साम्राज्य का सूरज एक दिन ढलता है और सम्राट कुमारगुप्त के शासन के अंत तक गुप्त साम्राज्य पर संकट मंडराने लगा। हिंदू कुश के दक्षिण में उतरने लगे थे किदाराइट हुन और उन्हें धकेल रहे थे उनके ही भाई अलखन हुन। सासानी सम्राट यज़दगिर्द पर उनकी ताजा विजय उन्हें ताकत भी दे चुकी थी और खजाना भी। अब उनकी नजर थी भारत के दिल पर। किदाराइट और अलखन हुनों की संयुक्त शक्ति गुप्त साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को चीरती चली आई। धरती जल उठी, नगर उजड़ गए और निर्दोष लोगों का रक्त बहाया गया। साम्राज्य की स्थिरता डगमगाने लगी। इतिहास गवाह है, भारत का उत्तर पश्चिमी छोर सदैव विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार रहा है और इस बार फिर से एक मगध साम्राज्य को बनना था भारत की ढाल। गुप्त सेना का नेतृत्व सौंपा गया युवराज स्कंदगुप्त क्रमादित्य को। युवा, ऊर्जावान और शायद साम्राज्य की बची हुई आखिरी उम्मीद। 454-455 ईस्वी के बीच गुप्त सेना उत्तर पश्चिम की ओर कूच करती है। सामने थे हजारों हुन सैनिक, किदाराइट और अलखन गठजोड़, साथ में कुछ फारसी और बचे खुचे कुशान भी। रणभूमि सुलग उठी और फिर वो हुआ जो असंभव सा लगता था। संख्या में कम होने के बावजूद युवराज स्कंदगुप्त ने बुद्धि और वीरता से हुनों का घमंड जड़ से तोड़ डाला। शत्रु पराजित हुए और समय रहते वो वापस लौटे राजधानी। वहां सम्राट कुमारगुप्त अब इस दुनिया में नहीं थे, पर जब स्कंदगुप्त महल पहुंचे, मां की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू थे विजय के, गर्व के और एक बेटे की वापसी के। इतिहास ने उस विजय को पत्थर पर दर्ज किया। 455 ईस्वी भीतरी स्तंभ पर खुदवाया गया गुप्तों की वीरता और स्कंदगुप्त की महान उपलब्धि का स्मारक।
पर यह कोई अंतिम अध्याय नहीं था, बल्कि केवल एक विराम। पश्चिमी सीमाएं अभी भी अशांत थी और इसलिए गद्दी पर बैठते ही सम्राट स्कंदगुप्त ने नियुक्त किया महाप्रतिहार भद्रयुद्ध को कुरुस मंडल में हुणों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए। 12 वर्षों तक स्कंदगुप्त ने शासन किया। इसके बाद राजगद्दी पहुंची उनके सौतेले भाई पुरुगुप्त के पास और फिर उनके पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय के हाथों में गई। लेकिन यह सत्ता लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकी। राजनीतिक अस्थिरता का असर धीरे धीरे साम्राज्य पर दिखने लगा। हालांकि सम्राट बुधगुप्त के दीर्घकालीन शासन ने मुख्य भूभाग में थोड़ी स्थिरता लौटाई, लेकिन सीमांत प्रदेशों में गुप्त शासन की पकड़ ढीली होती जा रही थी। बुधगुप्त के बाद राज सिंहासन के लिए संघर्ष छिड़ गया। वैन्यगुप्त और नरसिंहगुप्त दोनों ही सम्राट बुधगुप्त के सौतेले भाई सत्ता के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में थे। लेकिन इस आंतरिक घमासान के बीच भारत की ओर एक और, इस बार कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान बढ़ रहा था। स्कंदगुप्त के हाथों मिली हार के बाद केदाराइट हुन धीरे धीरे कमजोर पड़ चुके थे। अब उनके स्थान पर उभर चुके थे अलखन हुन, जो कबीलाई संघर्ष में विजेता बनकर उभरे थे। उनके पीछे था एक नाम जिससे पूरा उत्तर भारत कांप उठा था, तोरमान। एक ऐसा हून शासक जिसने भारतीय और मध्य एशियाई शाही उपाधियां स्वयं को प्रदान की थी और अब उसका लक्ष्य था मूल भारत को अपने अधीन करना। और फिर हिमालय की तलहटी से लेकर चंद्रभागा नदी के तट तक एक भीषण आंधी उठी। तोरमान, हुनों का दिग्विजयी सम्राट, अपनी विशाल सेना को एक ध्वज के नीचे एकत्र कर चुका था। अब उसका लक्ष्य था भारत का हृदय। 498 ईस्वी में जब गुप्त साम्राज्य अंदर से विभाजित और राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ था, उस समय तोरमान ने हमला किया। पश्चिमी सीमाओं की सारी सुरक्षा हुनों के घुड़सवार रौंदते चले गए। तोरमान ने अंतर्वेदी में दस्तक दी, मथुरा को रौंदा, यमुना पार की और फिर पहुंचा बेतवा घाटी, जहां पश्चिमी गुप्त क्षेत्रों पर उसका अगला वार होना था। लेकिन बेतवा की धरती पर उसका सामना हुआ 2 वीरों से, मातृविष्णु और धान्य विष्णु। इन दोनों भाइयों ने एरन में हून आक्रमण को रोकने के लिए शौर्य का ऐसा उदाहरण रखा जो पीढ़ियों तक गूंजता रहा। परंतु तोरमान ने उस वीरता को रक्त से चुकाया। मातृविष्णु रणभूमि में शहीद हो गए और उनके भाई को हुनों के सामने झुकना पड़ा। तोरमान अब रुका नहीं। दासारण की समृद्ध भूमि जो खुली पड़ी थी, उसे शीघ्र ही जीत लिया गया। गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा हुनों के घोड़ों के टापों तले दब गया। अगले 2 वर्षों में तोरमान की सेनाएं मध्यामिका, दशापुर, भड़क जैसे समृद्ध नगरों को जीतती हुई खंभात की खाड़ी तक पहुंच गई। कुछ वर्षों बाद जब हुनों ने मालवा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, तब मैदान में उतरता है गुप्त कुल का एक और पुत्र, भानुगुप्त। साथ थे उनके मित्र स्थानीय सामंत गोपराजा और सहारा था औलिकारों और नैगमों का। एक बार फिर एरन की भूमि बनी रणक्षेत्र। भारत के इन वीरों ने हून आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ने के लिए लड़ी एक भीषण लड़ाई, परंतु इस बार योजना विफल रही। गोपराजा रणभूमि में वीरति को प्राप्त हुए और भानुगुप्त का क्या हुआ, इतिहास मौन है। इतिहास की ये कड़वी हकीकत थी। इस युद्ध में भारत हार गया। गौरवशाली नगर कौशांबी और काशी, हून सम्राट तोरमान की सेना ने इन्हें इस कदर कुचला जैसे वे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, भारत की आत्मा को रौंद रहे हों। गुप्त सम्राट वैन्यगुप्त इस कहर को रोक न सके। कई मानते हैं कि वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ कहते हैं कि वे गौड़ की ओर भाग निकले। हुनों ने अब एक नई चाल चली। भानुगुप्त के पुत्र प्रकटादित्य को कठपुतली सम्राट बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। परंतु इतिहास चुपचाप नहीं रहता। औलिकार शासक प्रकाशधर्मन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे।
510 ईस्वी में तोरमान की विजय के बाद और पूर्वी भारत की लूट से पहले प्रकाश धर्मन कर रहे थे युद्ध की तैयारी। और फिर 513 या 514 ईस्वी के आसपास प्रकाश धर्मन ने चलाया एक ऐसा प्रहार जिसने हुनों की रीढ़ तोड़ दी। हजारों गजराज चलते हुए पहाड़ों की तरह, भाले की तरह उनके दांत और बारिश बनकर गिरते तीर। तोरमान की सेना रणभूमि में रौंद दी गई। वो भागकर पूर्व की ओर गया और इधर प्रकाश धर्मन ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में शिव मंदिर का निर्माण कराया। हुन विजय की गाथा अब खंडहर बन चुकी थी और इसी विजय के बाद भारत में एक नया धार्मिक परिवर्तन शुरू हुआ। शैव पंथ का प्रभाव अब वैष्णव परंपरा को पीछे छोड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर बीमार और पराजित तोरमान ने अपने पुत्र मिहिरकुल को हुन साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और फिर वो स्वर्ग सिधार गया। हुन साम्राज्य अब टूटते हुए तंबू जैसा था। मिहिरकुल को सबसे पहले अपने ही हुन सरदारों को काबू में लाना पड़ा। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त ने प्रकटादित्य को गद्दी से हटाकर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। पर वो जानता था कि अभी उसकी शक्ति मिहिरकुल से टकराने की नहीं। इसलिए नरसिंह गुप्त ने एक चतुर चाल चली। मिहिरकुल को नजराना भेजा, समय खरीदा। मिहिरकुल ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और अपने सेनापति को भेजा ग्वालियर दुर्ग में बड़ी सेना तैनात करने के लिए। औलिकरों की आंखें इन हरकतों पर गड़ी थी और उसी समय गंगायमुना के अंतर्वेदी क्षेत्र में एक नया सूर्य उदय हो रहा था, मौरखरी वंश। औलिकरों की तरह ही मौरखरी भी कभी गुप्तों के सामंत थे, अब अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। 520 ईस्वी के दशक तक नरसिंह गुप्त ने अपनी शक्ति वापस पा ली थी और फिर एक निर्णायक कदम उठाया, हुन अधीनता को ठुकरा दिया। परंतु मिहिरकुल के लिए यह अपमान था। 522 से 523 ईस्वी के बाद उसने शुरू किया एक और आक्रामक अभियान जिसका लक्ष्य था या तो गुप्तों को दोबारा झुकाना या सदा के लिए मिटा देना। साकल से मगध तक मध्य देश से गुजरते हुए मिहिरकुल की सेना हर नगर, हर मठ, हर शांति के केंद्र को खाक में बदलती चली गई। यह था एक ऐसा युद्ध अभियान जिसमें केवल तलवारें ही नहीं, ज्ञान की जड़ें भी काट दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां कभी बुद्ध के विचार गूंजते थे, जहां हजारों छात्र और विद्वान ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे, उसे मिहिरकुल ने राख कर दिया। बौद्ध मठों को तोड़ डाला गया, धर्म के दीप एक एक कर बुझा दिए गए। गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त अपनी राजधानी त्याग कर बंगाल के दलदलों में शरण लेने को विवश हो गए। इधर मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाया और उसे अपने भाई को सौंपकर नरसिंह गुप्त के पीछे पूर्व की ओर चढ़ाई की। लेकिन बंगाल की दलदली धरती पर गुप्तों ने रच दिया एक अद्भुत रणचक्र। गुप्त अश्वदलों ने झूठी हार का अभिनय किया और हुनों को एक संकरे दर्रे में खींच लाया। फिर सुनाई दी स्वर्ण नगाड़े की गर्जना। चारों दिशाओं से गुप्त सैनिक टूट पड़े। मिहिरकुल पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। यह घटना संभवत 525 ईस्वी की है। नरसिंह गुप्त ने उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया। हुन अधीनता का अंत अब आधिकारिक था। इधर मिहिरकुल का भाई अपने को हुन सम्राट घोषित करता है और कश्मीर स्वतंत्र हो जाता है। अगले कुछ वर्षों में मिहिरकुल ने कश्मीर पर दोबारा अधिकार कर लिया और अब उसकी महत्वाकांक्षा एक बार फिर बढ़ने लगी। पिता की पराजय का बदला, मालवा की पुनरावृत्ति। लेकिन इस बार भारत तैयार था। औलिकरों के महान योद्धा यशोधर्मन अब भारत की नई उम्मीद थे। उन्होंने मौरखरी सम्राट ईश्वरवर्मन से गुप्त गठबंधन किया और फिर हुआ इतिहास का अंतिम संग्राम, भारत बनाम हुन। 530 से 532 ईस्वी के बीच बेतवा घाटी में भारतीय सेनाएं विंध्याचल पर्वत पार कर हुनों पर टूटीं। औलिकराओं के भाले हुनों को उन्हीं की शैली में जवाब दे रहे थे। मौरखरी सेनाओं ने
चारों ओर से आग बरसाई और पिंसर मूवमेंट में दुश्मन को पूरी तरह घेर लिया। अब अंतिम दृश्य बाकी है, जहां हाथी रौंदते हैं अहंकार और भारत पुनः खड़ा होता है अजय, अविजित। जब ओलिकरा अश्वारोही हुनों को उन्हीं की चालों में मात दे रहे थे, तभी युद्ध भूमि में राजा यशोधर्मन अपने रणहाथियों के साथ प्रचंड रूप में उतरे। उनके हाथियों ने शत्रुओं को जैसे रौंद डाला हो, स्वाभिमान के सिंहासन को चूर चूर कर दिया। हुन सम्राट का मस्तक राजा यशोधर्मन की भुजाओं के सामने झुक गया। बेतवा घाटी का अंतिम संग्राम हुनों के भारतीय सपनों की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मिहिरकुल हारकर पश्चिमी पंजाब के दुर्ग नगरी शाकल लौट गया, जहां उसने अब सिर्फ कश्मीर और गंधार तक अपने बचे हुए साम्राज्य को समेट लिया। वही वैश्विक मंच पर पश्चिम में जहां सासानी सम्राट खुसरो हुनों पर दबाव बनाए हुए थे, वही पूर्व में भारतीय ओलिकराओं ने उन्हें बड़ा अभियान चलाने से रोक दिया। 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त वंश में 2 और सम्राट कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त गद्दी पर आए। इधर भारत का अधिकतर उत्तर भाग यशोधर्मन के अधीन आ चुका था, परंतु उनका साम्राज्य भी अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सका। हुनों की भयावहता फिर भी 6वीं और 7वीं सदी तक भारत में सिर उठाए खड़ी रही। लेकिन अब इतिहास का पटल पलटने को था। नई शक्तियां, नई रणनीतियां और आखिरी मोर्चे। इस युद्ध गाथा के अंतिम अध्याय में भारत ने एक ऐसे संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया जिसने विदेशी आक्रांताओं को हमेशा के लिए भारतीय इतिहास से विलीन कर दिया। जब भारत की धरती पर हुनों का डर अब भी जिंदा था, उन पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी थानेश्वर के पुष्यभूतियों ने संभाली। राजा प्रभाकर वर्धन, जिन्हें बाणभट्ट की हर्षचरित में हुनों के लिए सिंह कहा गया है, उन्होंने हुन आक्रमणों पर मजबूत पकड़ बना ली थी। जब उनके पुत्र राज्यवर्धन युवावस्था को पहुंचे, उन्हें हुनों के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। नन्हा शावक अपने तन पर तीरों की चोट सहते हुए भी हुनों के उस मृग को परास्त करने में सफल रहा। लेकिन समय का पहिया घूम चुका था। अलखान अब तेजी से पतन की ओर जा रहे थे और उनकी जगह ले ली नेस्को ने, जिन्होंने हिंदू कुश के दक्षिण में शासन किया, जब तक कि रशीदून और उमैयद खलीफाओं के आक्रमणों ने उन्हें मिटा नहीं दिया। इधर भारत में मालवा के आसपास हुनों के कुछ गढ़ अभी भी बचे थे। इन्हें कहा गया हुन मंडल। और जब कन्नौज की त्रिकोणीय स्पर्धा शुरू हुई, तीनों शक्तियों को हुनों से समय समय पर लोहा लेना पड़ा। सबसे पहले सामने आई पाल वंश की उभरती शक्ति। सम्राट देवपाल ने विंध्य की पर्वतमालाओं से लेकर पश्चिमी समुद्र तक हुनों की सेनाओं को कुचल डाला और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। इसके बाद बारी थी प्रतिहार वंश की। सम्राट महेंद्रपाल के सामंत चालुक्य बालवर्मन ने हुनों के राजाओं को परास्त किया और अपने अधिपति को इस संकट से मुक्त कराया। कन्नौज की इस त्रिकोणीय गाथा के समाप्त होते होते हमें भारत के विभिन्न राजवंशों के हाथों हुनों पर हुई विजयों के किस्से मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख थे परमार और कलचुरी वंश। और अंत लगभग 6 शताब्दियों तक चले संघर्ष के बाद हुनों को भारत ने अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये थी एक सभ्यता की जीत जो हर आक्रमण के बाद और भी मजबूत होकर उभरी। ये थी हुनों और भारत के महान सम्राटों के बीच की वो निर्णायक टक्कर जिसने 6 सदियों तक इतिहास को झकझोर कर रखा। लेकिन भारत की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में हम देखेंगे हुनों के बाद भारत के नए राजनीतिक मानचित्र को, जहां एक ओर मौर्य गुप्तों की छाया फीकी पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर नए राजवंशों का उदय हो रहा था। मौखरी, वर्धन, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां धर्म, शक्ति और राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही थी और भारत का भविष्य फिर से आकार ले रहा था।
तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में शुरू होगी हर्षवर्धन और त्रिकोणीय संघर्ष की अगली ऐतिहासिक गाथा। और अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इतिहास की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।